इंडिया के शहर आगरा में मुगल अंपायर के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। बासा टिकर पर फैला हुआ दूर से चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर अभी भी गम और उदासी के कई बादल मंडला रहे हैं। ZHS टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग जो अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसे दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाकर, और वो भी 1 या 2 साल तक नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक मेहनत की। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये मकबरा हैरत अंगेज तौर $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जिसकी तारीफ पूरी दुनिया के इंजीनियर्स आज तक करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन बनाया गया है, अगर मेन गेट के पीछे के हिस्से से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ने लगो तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होने लगता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली मुगल आर्किटेक्चर की तमीर नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्चर ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये चारों मीनार बाहर की तरफ थोड़े झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इन्हें सीधा खड़ा किया जाता हो तो दूर से देखने में ये थोड़े अंदर को झुके हुए दिखते, जैसा कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन भी था, और वो ये था कि खतरनाक अर्थक्वेक की सूरत में ये मीनार जमीन पर गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले इस पर एक खराज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और तब जब इस दौर में कंक्रीट या स्टील भी मौजूद नहीं हुआ करती थी, तो आखिर इस आलीशान मकबरे को इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे बड़े गुंबद को कैसे बनाया गया, ये सब और इससे भी ज्यादा आज आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। नाजरीन, ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। इस दिन मुगल शहनशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम 15 साल का हो गया था, और इसी की सेलिब्रेशन के लिए वहीं एक आलीशान पार्टी रखी गई। खुरम मुगल शहनशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसलिए इसके जन्मदिन पर इसे हीरो और सोने और दूसरे जवाहरात में तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे खुरम का होता था इतना ही खजाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहनशाह ने शहजादे खुरम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल और खुरम को पहले दिन से ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो चुकी थी, और इस वक्त किसी को भी ये मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोल बाला हमेशा के लिए होने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और इनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहनशाह ने खुश होकर शहजादे को शाहजहां के लकब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती। इन 6 में से शहनशाह सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज महल से करते थे, और यही वजह थी कि इनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों के बाद यानी कि सन 1621 में मुगल शहनशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो मुगल अंपायर में पहले ही खासा फेमस हो चुका था और जो शहनशाह का चहीता बेटा भी था, सन 1628 में यानी कि बाप की मौत के 7 सालों के बाद इसने शहनशाही गद्दी संभाल ली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए बादशाह से बेहद खुश नजर आ रही थी, और ये पीरियड था जो मुगल एम्पायर अपने पूरे अरूज पर थी, यानी पूरे इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुगलिया सल्तनत का राज हुआ करता था। पूरे फैसले शाहजहां खुद लिया करता था, जबकि मुमताज महल पीछे खुद रहकर शाहजहां को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये खुशियां अन करीब मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी 1 ही साल गुजरा था कि एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। पूरे 2 साल ये जंग चलती रही, और इस जंग में भी शहनशाह को
भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन अभी शाहजहां जंग जीतने का जश्न मनाते, इससे पहले शाहजहां को एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल जो शाहजहां के 14वें बेटे को जन्म दे रही थी, इस हालत में बहुत ज्यादा उनकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को वो इस दुनिया से चल बसी और मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर जो शाहजहां पर आग का गोला बनकर गिरी थी, इसने तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही खत्म कर डाली। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और इसकी सबसे अजीम बीवी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है इस गम की परछाई ने शाहजहां की दुनिया को तो जैसे अंधेरे में ही धकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और अगले 2 सालों तक उन्होंने ना कोई मौसीकी सुनी और ना ही कोई परफ्यूम लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि मरने के बाद इसकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस टास्क को और मुमताज महल की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी वक्फ करने का फैसला कर लिया था। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवाए गए थे, क्योंकि मुमताज महल की कब्र यमुना रिवर के करीब मौजूद थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी ज्यादा मुश्किल टास्क था। रिवर के किनारे जमीन काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ से पहले जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू कर दिए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते थे जब तक कि खुश्क जमीन नजर न आ जाती थी। इन कुओं को पत्थरों और गारे से भर दिया गया और फिर इसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े पिलर्स खड़े कर दिए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की भी एक बड़ी फौज को इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और एक ऐसी फाउंडेशन अब तैयार हो चुकी थी जो नर्म जमीन पर भी अब फौलाद बनकर खड़ी की गई थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसे हैरत अंगेज और ऐसे खूबसूरत डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो। एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया अपने बाप दादा के मकबरों से लिया गया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया और दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया था। और जब इन सब को कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ईंटें भी मौका पर ही बनाई गई। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें लातादाद पैसे भी लगाए जा रहे थे और हर गुजरते दिन शाही खजाना भी तेजी से खाली होता जा रहा था। लेकिन शाहजहां को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, बस इनको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा लोग लगाए गए थे कि जिनकी वजह से आसपास के लोगों में खाना पीना तक खत्म हो चुका था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगवा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अब कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगे मरमर से सजाने की। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जाने वाला था, क्योंकि यहाँ का मार्बल दुनिया का बेहतरीन मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत डोम इतना ज्यादा बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डोम आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने के लिए इनके पास सिर्फ पत्थरों का ही एक सहारा था। इस डोम को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो कैलकुलेशन की थी, इसकी आज के इंजीनियर भी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको प्योट्रा ड्यूरा या पुरचेन से इसको डेकोरेट किया जाना था। प्योट्रा ड्यूरा एक ऐसी कारीगरी को कहा जाता है जो कीमती पत्थरों को दूसरे पत्थरों में तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थरों की शेप के लिहाज से तराशा जाता है और फिर इसमें पत्थर को गिलू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली गिलू भी कोई आम गिलू नहीं थी। काफी रिसर्च और टेस्ट लेबोरेटरी के बाद मालूम पड़ा कि गिलू शीरा, लेमन जूस, संगे मरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम गिलू आज भी ताजमहल की रेवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बातों में एक बात यह भी है कि दिन में 4 मरतबा
مرتबा ये अपने कलर बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल का खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। इसे ऐसे जैसे आसमान पर मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1658 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम के याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की यादगार में रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताज महल रख दिया गया। हर साल मुमताज की बरसी पर शाहजहां रिवर के रास्ते ताजमहल जाया करते थे। ये ताजमहल की एक ऐसी इंटरेस्ट थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इसकी दीवारों पर दिलकश निकासी का काम किया गया था, जो शायद सिर्फ शाही आंखों को देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी सन 1658 में शाहजहां और मुमताज महल के अपने ही बेटे ने तख्त उलट दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, इनको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक फैसिलिटी ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई, और वो ये थी कि जिस कमरे में शाहजहां को बंद किया गया था, इसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। तो 8 साल कैद में रहने के बाद 74 इयर्स की एज में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का अब दोबारा वक्त आ चुका था कि वो एक बार फिर से मुमताज महल से मिले, वो भी हमेशा के लिए, और अब इनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है कि ZHS टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर एंजॉय, लाइक और शेयर करेंगे। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं ZHS टीवी की अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।